सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत या फिर मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियो बना करके ला रहा हूं। आजकल ये मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मेरी लगातार तीसरी वीडियो है दोस्तों। और इसके अंदर हम जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उसमें मुख्यतः दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली सल्तनत से पूर्व की भी कुछ कहानियों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिसमें हमने महमूद गौरी हो गया और मोहम्मद गजनवी हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने देखे हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट हो या फिर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट हो, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो आप लोगों ने पिछली 2 वीडियोज़ भी देखी होंगी, आपको क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट लगे होंगे दोस्तों। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ये पूर्व एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की इनकी पूरी पूरी संभावना रहती है दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। लेकिन पहले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो फारसी काव्य शैली जिसका नाम कि सबक ए हिंदी था, जिसे कि हम हिंदुस्तानी शैली के नाम से भी जानते हैं, कि जन्मदाता कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ इसामी या अमीर खुसरो। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, हिंदुस्तानी काव्य शैली के जन्मदाता कौन थे, तो अमीर खुसरो थे दोस्तों, याद रखना। और कई बार ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि फारसी काव्य शैली सबक हिंदी के जन्मदाता कौन थे, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। तो सबक हिंदी को ही हिंदुस्तानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो के बारे में पिछली वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ आपके साथ कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में बलबन से लेकर तुगलक वंश तक रहा था और ये लगभग मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। तो अमीर खुसरो ही हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कहलाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था। तो अनुकूल परिस्थितियां यानी कि दिल्ली पर उनका अधिकार हो जाने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत पर अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए थे, इसका मुख्य कारण क्या था। तो आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है कि अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद भी गुलाम वंश के शासक भारत पे आक्रमण अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे भारत में ज़्यादा। तो इसका मुख्य कारण यही था कि उनको मंगोल आक्रमण का भय था दोस्तों। सबसे ज़्यादा वो मंगोलों से डरे हुए थे कि मंगोल आक्रमण ना हो जाए, इस वजह से, क्योंकि इल्तुतमिश के ही टाइम पर मंगोल आक्रमण शुरू हो गए थे दोस्तों। तो मंगोल आक्रमण की भय के कारण ही वो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए थे भारत में दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को, सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो धारण की थी। यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, क्योंकि जब दक्षिण भारत पर विजय पताका फहराई गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके बाद उसने अपने आप को सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ उसका विश्व विजयी बनने का सपना भी देख रहा था, इसलिए उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो याद रखेंगे, सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सैयद उस सलातीन, याद रखिएगा, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने ग्रहण की थी। सैयद उस सलातीन, फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा राजा था दोस्तों। इसने ये हिंदू
माता से उत्पन्न होने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भी था ये। ठीक है, हिंदू माता से उत्पन्न होने वाला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, और इसी ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो याद रखेंगे, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा, कुरान ख्वा, कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो कुरान ख्वा किसे कहा जाता था, यानी कि कुरान का पाठ करने वाला? यहाँ पर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुरान ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसे कि लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है और कुरान ख्वा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि कुरान की पाठ करवाने वाला सम्राट था ये, इसलिए इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान ख्वा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, और गुलाम वंश का संस्थापक भी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चीज़ आपको क्लियर है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई की संज्ञा दी थी? हातिम ताई की संज्ञा किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज उस सिराज ने दी थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम ताई की उपाधि दी थी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने। ठीक है, हातिम ताई दोस्तों जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो गरीब लोगों का रक्षक होता है, ठीक है, उसे ही हातिम ताई कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि दान करने वाला कहलाता था। हातिम ताई के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको ये उपाधि दी थी आपको मिनहाज ने, मिनहाज उस सिराज ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है इसे। अजमेर का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में है। ठीक है, इसका निर्माण जो कराया था वो कराया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे, कहा जाता है कि यहाँ पर पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था, उसे तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, जिससे कि 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि वो मस्जिद तैयार होने में 2.5 दिन लगे थे। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कौन कहता था? यहाँ पर ऑप्शन है चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ईश्वर का अभिशाप कहता था अपने आप को चंगेज खान। ठीक है दोस्तों, चंगेज खान अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर का अभिशाप, क्योंकि इसका काम ही इस तरीके का था कि निर्ममता के साथ हत्या करता था ये लोगों की, शासकों की, और लूटखोरी मचाना, मंदिरों का लूटना, इस तरीके के इसके काम थे। ईश्वर का अभिशाप अपने आप को कहता था चंगेज खान दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दोआब यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि के आर्थिक महत्व को किसने समझा? यहाँ पर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार लोग मोहम्मद बिन तुगलक पर क्लिक कर देते हैं। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी दोस्तों, लेकिन दोआब के आर्थिक महत्व को सबसे पहले किस शासक ने समझा था? तो वो समझा था आपका इल्तुतमिश ने दोस्तों, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था कि वहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, उस उपजाऊ भूमि के द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को सबसे पहले समझा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, तो अफगान बेसिकली जो दोस्तों जो लोधी वंश है उसमें यहाँ पर अफगान शासक थे, और उनका जो सही शासनकाल था, सबसे पहले आपका बहलोल लोदी आए, बहलोल, उसके बाद आपका सिकंदर लोदी आया दोस्तों, सिकंदर। ठीक है, और उसके बाद आपका इब्राहिम आया। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये क्रम आपको जहाँ पर भी मिले इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सैयद वंश आपका जो कि चला था आपका 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बहलोल लोदी आया था। ठीक है,
उसके बाद सिकंदर लोदी आया था और इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो तुगलक वंश है वो खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था। ठीक है, और उसके बाद ये कह सकते हैं हम कि 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, तुगलक वंश ने। ठीक है, जो इसका संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जबकि इसका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतिम शासक कौन है। ठीक है, गयासुद्दीन तो इसका प्रथम शासक सुल्तान था, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसका प्रथम शासक था, जबकि इसका जो अंतिम शासक था यहाँ पर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद या नसरत शाह। तो याद रखेंगे नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम राजा था। इसके ही शासनकाल में 1398 ईस्वी में दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसके बाद यहाँ पर सैयद वंश प्रारंभ हो गया था दोस्तों, सैयद वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों, और इसी नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? यहाँ पर ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के टाइम पर ही सबसे पहले मंगोलों ने आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आक्रमण मंगोलों के हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो मंगोलों के ने सबसे पहले आक्रमण इल्तुतमिश, यानी कि जब गुलाम वंश चल रहा था उसके टाइम पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ था। फयाजिल, तो फयाजिल का क्या अर्थ था दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, और कृषकों से की जाने वाली गैरकानूनी जवरी वसूली। तो फयाजिल जो था दोस्तों, इक्ता प्रथा थी, यहाँ पर इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो इक्ता प्रथा द्वारा जो सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि जो होती थी उसे ही फयाजिल कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, अवशेष जो राशि जो बच जाती थी, आजकल भी जैसे बचता है तो उसे भी कूस में जमा करना पड़ता है, वैसे ही जो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को क्या कहा जाता था? फयाजिल कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के टाइम पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। तो दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह है, यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का जाल जो निर्माण करा था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। और ज़्यादातर जो ये जाल बिछाया था ये लाहौर और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ज़्यादा बिछाया था दोस्तों। ठीक है, तो उस समय क्योंकि ये पूरा प्रांत एक ही था। ठीक है, तो नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है तो वो फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों। ठीक है, जबकि अगर ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण किसने किया था, तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लेकिन सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया था? वो बिछाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ठीक है, तो बलबन ने अपनी जब शक्ति समेकित कर ली थी, यानी कि जब चहलगामी को उसने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, तो उसके बाद उसने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है तूतीय हिंद, केसर हिंद, जिल ए इलाही, दीन ए इलाही। तो याद रखिए दोस्तों, जो उपाधि उसने धारण की थी जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। तो जिल ए इलाही का मतलब जो होता है वो ये होता है कि भगवान द्वारा भेजा गया शासक। ठीक है, तो जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने जब अपनी शक्ति को समेकित कर दिया था उसने, जिल ए इलाही याद रखेंगे। तो जिल ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो बलबन को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा, अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, यानी कि जो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था वो अतारकीन के दरवाजे से ही उसने प्रेरणा ली थी। ठीक है, और अतारकीन का दरवाजा किसने बनाया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो अतारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि अतारकीन का दरवाजा कहाँ स्थित है, जिससे कि प्रेरणा लेकर के अकबर ने भी बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक है, तो अतारकीन का दरवाजा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में, नागौर, जोधपुर में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो अतारकीन का दरवाजा है वो नागौर, जोधपुर, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बनवाया था इल्तुतमिश ने अतारकीन का दरवाजा। कई बार पूछ लिया जाता है यूटेट सीटेट में कि अतारकीन का दरवाजा कहाँ है, तो आप बोलोगे नागौर, जोधपुर, राजस्थान में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? ठीक है, तो तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन है ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 तुर्क सरदारों का एक क्या बनाया था, दल बनाया था, जिसमें कि राज्य से रिलेटेड जो भी काम होते थे तो इन 40 लोगों की सहमति के द्वारा ही वो कार्य किया जाता था। तो इल्तुतमिश राजा की सहायता करने के लिए भी ये लोग होते थे। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश ने चालीसा यानी कि तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। जबकि बाद में जब बलबन आता है तो बलबन तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा का क्या कर देता है, पूर्णतः सफाया कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है उसे। ठीक है, तो निर्माण गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो गठन किया था इल्तुतमिश ने और सफाया किसने कर दिया था दोस्तों? तो ये बलबन ने कर दिया था। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी कि पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो सिजदा और पाबोस की जो परिपाटी जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या महमूद बिन तुगलक। तो याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ही ऐसा राजा था जिसने सिजदा और पाबूस की नीति अपनाई थी। सिजदा का मतलब होता है कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पाबूस का मतलब होता है पाँव को चूम करके शीश नवाना। ठीक है, तो ये होता है सिजदा और पाबूस बलबन की क्या थी, कि राज दरबार की परिपाटी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो शाहनामा आपको पता है फिरदौसी ने लिखी है दोस्तों, याद रखेंगे फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी याद रखेंगे। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, और फिरदौसी में वर्णित तुर्की योद्धा का वंशज माना बलबन ने अपने आप को। तो कौन सा तुर्की योद्धा था वो? अफरसियाब, अमीर हमजा, तैमूर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो तुर्की महान योद्धा था अफरसियाब, अफरसियाब जिसका वर्णन की फिरदौसी ने शाहनामा में भी किया है। ठीक है, उसका वंशज होने का दावा किया था बलबन ने जब अपने आप को कुलीन साबित करने के लिए। ठीक है, तो अफरसियाब का वंशज बताया था बलबन ने खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान, इमामुद्दीन रहमान, अली गुरसास्प, और अगला है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो था अली गुरसास्प। याद रखेंगे, अली गुरसास्प उसका मूल नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंपात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व यानी कि ये कह सकते हैं कि खंपात की खाड़ी से या गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को खरीदा था? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मलिक काफूर, मलिक खान, उलुग खां या नसरत शाह। तो याद रखेंगे दोस्तों, मलिक काफूर को खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। जब गुजरात अभियान का क्रम शुरुआत हुआ था तो खंपात की खाड़ी से इसको खरीदा गया था मलिक काफूर को, और इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था दोस्तों, 1000 दिनार में। ठीक है,
तो इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी भी है। मलिक काफूर का उपनाम 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में दोस्तों। ठीक है, तो खंपात यानी कि गुजरात से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। ठीक है, कल दोस्तों जो पुरानी भी पिछली वीडियो थी सेकंड नंबर वाली, उसमें भी एक कथन आया था कि जब उसने राजत्व की प्राप्ति की तो वह शरीयत के नियमों से पूर्णतः स्वतंत्र था, यानी कि शरीयत के नियमों को नहीं मानता था। ठीक है, तो यही बात है कि किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं, यानी कि शरीयत को कौन मानता नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था दोस्तों ये कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं और मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि शरीयत के नियमों को नहीं मानता था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? तो दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। ठीक है, तो दीवान ए रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय था दोस्तों, ये भी बनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रियासत जो कि एक क्या था, वाणिज्य मंत्रालय था, खिलजी वंश के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवान ए रियासत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़ों पर दाग चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान के लिए चिन्ह का प्रचलन किया, यानी कि सैनिकों का हुलिया चिन्ह यानी कि हुलिया बनाना और अपने घोड़ों को दाग यानी कि उन पर चिन्ह लगा देने का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। तो याद रखना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया चिन्ह का प्रचलन किया था दोस्तों। घोड़ों पर दाग लगाने यानी कि उन पर कोई कलर से चिन्ह लगा दे ताकि हमारा घोड़ा पहचाना जाए। तो घोड़ों पर दाग लगाने और सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया का प्रचलन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? भू अनुदान यानी कि भू अनुदान अब ना दे करके नगद वेतन देने की जो प्रथा जो चलाई गई थी, वो भी चलाई गई थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों। याद रखेंगे, भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की जो प्रथा जो चलाई गई थी दिल्ली सल्तनत में, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी दोस्तों। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं अभी पहले तुगलक वंश पे जब मैं बात कर रहा था तो उस समय बता चुका हूँ। यहाँ पर है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है, दिल्ली में प्रथम नहर का निर्माण कराने वाला सुल्तान था दोस्तों। ठीक है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक भी था। जबकि नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था दिल्ली सल्तनत में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और पहली बार नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का शासक था गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो जोना खां के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन। तो याद रखेंगे दोस्तों, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम क्या था? जोना खां। ठीक है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि जोना खां किसका उपनाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम है या फिर मूल नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसके शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? ठीक है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? तो यहाँ पर ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, अबुल मुजाहिद किसने रखा था अपना नाम शासक बनने के उपलक्ष्य में? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम रखा था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। ठीक है, मुजाहिद रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है और जब मैं एक जगह पर व्यवस्था सुधारता हूं तो दूसरी जगह गड़बड़ी हो जाती है, और दूसरे स्थान पर ठीक करने की कोशिश करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल हो जाती है। तो ये कथन जो दिया था दोस्तों, ये उक्ति थी आपका जो विरोधाभासों का मिश्रण है, जिनको इतिहासकार विरोधाभासों का मिश्रण पागल बादशाह, सन की बादशाह के नाम से भी जानते हैं, और उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई थी राजा सम्राट की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की ही उक्ति थी, क्योंकि प्रजा बहुत परेशान रहती थी राजा से, और राजा भी बहुत परेशान हो गया था अपनी प्रजा के साथ। ठीक है, तो ये उक्ति मोहम्मद बिन तुगलक की थी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में देना है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो उन वीडियोस को भी आप लोग जरूर देखिएगा और उन क्वेश्चनों को अपने पास स्टोर करके रखिएगा। आपको जरूर परीक्षाओं में फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।